स्वागत है आपका जूनियर इंजीनियर क्लासेस में। और मैं दिलखुश। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रेलवे में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि बीएच कर्व से पूछा जाता है। एसएससी जेई और रेलवे जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएच कर्व। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं बीएच कर्व होता क्या है। देखो बीएच कर्व किस किस के बीच ड्रा करते हैं अपन, बी और एच के बीच, बी एंड एच। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, बी इक्वल टू क्या होता है 5/a, और एच इक्वल टू क्या होता है Ni/L। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोल दो या मैग्नेटिक फोर्स बोल दो। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स। एच की देखो एच इक्वल टू क्या हुआ Ni/L, तो मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, करंट के। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, करंट के। और देखो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले बीएच कर्व की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। इफ़ अ मैग्नेटिक सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट रिटेन्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर मैग्नेटिक फोर्स हैज़ बीन विथड्रॉ। देखो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम अगर किसी भी मैग्नेटिक सबस्टेंस से कोई भी मैग्नेटिक अपने पास मटेरियल है तो हम उसको पहले मैग्नेटाइज करेंगे, कोई भी करंट अप्लाई करके उसके अक्रॉस। अब जैसे हम करंट विड्रॉ करेंगे फिर भी उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है, मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऐसा होता है हमने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके हमने उसको मैग्नेटाइज किया। जैसे हम करंट को ज़ीरो कर देंगे, मतलब सप्लाई देना बंद कर देंगे, तब भी उसमें मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन रह जाता है। तो देखो अब क्या हुआ, द फेनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इस कैनो एज हिटलेस लॉस। देखो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या अप्लाई किया, करंट से क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, जो भी अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसके बाद हमने क्या किया, एच, देखो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के। अब हमने क्या किया, वहाँ से बी इक्वल टू 5/a, तो यहाँ पे जैसे हमने करंट अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब इसके बाद हमने क्या किया, करंट को जीरो किया, मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसके बाद भी बी की उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेंस रह जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रह गया, हमने करंट जीरो कर दिया, मतलब क्या हुआ, एच इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हेन एच इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो मतलब क्या हुआ, पहले हमने एच को इंक्रीज़ किया तो इसके साथ बी भी इंक्रीज हुआ, जब हमने एच को जीरो कर दिया तो बी जीरो नहीं है, मतलब उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गई, मतलब कुछ इसमें रेसिडुअल फ्लक्स रह गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बी ले कर रहा है एच से, क्योंकि एच पहले जीरो हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। अब जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसको जीरो करने के लिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करना पड़ेगा या मैग्नेटिक फोर्स एच लगाना पड़ेगा। उसको जीरो करने के लिए जो आवश्यक चाहिए वो क्या होता है, कोर्जिव फोर्स बोलते हैं इसको। तो हमने किसी भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल को करंट अप्लाई करके या करंट अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड एच, मैग्नेटिक फोर्स लगे इस पर, तो इसके कारण इसमें फ्लक्स इंड्यूस हो गया, बी इक्वल टू 5/a फ्लक्स डेंसिटी। जब हमने एच की वैल्यू जीरो कर दी तो बी जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, बी ले कर रहा है ऐसे। तो देखो डेफिनेशन क्या की, द फेनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इज कैनो एज हिस्टेरिसिस लॉस। इसका मतलब डेफिनेशन यही बता रही है कि हमें जब हमने मैग्नेटिक फोर्स एच अप्लाई किया, जब एच की वैल्यू इसके बाद जीरो कर दी हमने, तो बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जो ये लैगिंग मैग्नेटाइजेशन होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। तो इसको जीरो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स एच, तो इसको जीरो करेंगे तभी जीरो होगा ये, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस के रूप में होता है। इसको बी को जीरो करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ना, वो हिस्टेरिसिस लॉस के रूप में लॉसेस होते हैं। देखो अब हम इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हमने क्या किया, देखो भैया यहाँ पे एग्जांपल में तो हमने क्या किया,
कोयल है हमारे पास, देखो मैं एक एग्जांपल, ये कोयल है हमारे पास, ये कोयल है हमारे पास, हमने इसके अक्रॉस ये करंट आई अप्लाई किया, इसके कारण मैग्नेटिक, तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके, एच के, तो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, इसके कारण बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा इसमें 5 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे बी और एच के बीच। तो देखो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, करंट के हैं। तो हमने क्या किया इनिशियली, देखो यहाँ पे बी एच का रूम में हमने क्या किया, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ की तो क्या हुआ, एच की वैल्यू इंक्रीज हुई, है ना। तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ, बी मैक्स हो गया, एक एच की ऐसी वैल्यू आएगी इसके बाद बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो ये क्या हो गया, बी मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये स्टेट लाइन आएगी, सेचुरेशन में चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसके बाद एच को रिवर्सल किया, धीरे धीरे जीरो करना स्टार्ट किया, तो एच की वैल्यू देखो यहाँ पे ज़ीरो हो गई, बट बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई, कुछ रह गई, तो इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब एच की वैल्यू जीरो करने पे बी का जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको बोलते हैं लेगिंग मैग्नेटाइजेशन। देखो बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो, लेगिंग मैग्नेटाइजेशन हो गया, उसको बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स या रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। फिर हमने क्या किया, एच को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया, एच को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया, तो डी पॉइंट पे आके क्या हुआ, डी पॉइंट पे आके क्या हुआ, एच की वैल्यू ज़ीरो हुई। तो ये डी जो ओ डी है ना, उसे डी तक का जो एच की वैल्यू है, जो हमको बी की वैल्यू को जीरो करने के लिए, एच की वैल्यू जो भी वैल्यू है जो हमें बी को जीरो करने के लिए चाहिए, इसको हम बोलते हैं कोर्जिव फोर्स, कोर्जिव फोर्स बोलते हैं इसको हम। तो देखो अब इसको हम बोलते हैं कोर्जिव फोर्स। ओसी क्या हुआ, देखो ओसी एच की वैल्यू जीरो होने पे बी की जो रेसिडुअल फ्लक्स रह गया ना, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं उसी को। और जो ओडी मतलब बी की वैल्यू को जीरो करने के लिए जो एच की वैल्यू चाहिए, इसको बोलते हैं हम कोर्जिव फोर्स। दोस्तों आगे देखो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म किसके प्रॉब्लम, रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। जितनी ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगी उतनी ज़्यादा रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल होगी। और देखो द पावर ऑफ रिटेनिंग द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। जो पावर होती है ना रेसिडुअल में, जिस पावर के कारण रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होती है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमें समझ में आ गया ना बी एच का, तो मतलब क्या होता है, बी और एच के बीच क्राउड ड्रा करें तो बी एच से लेक करता है, इसको बोलते हैं बी एच कारू। और ये टेटस लॉस, इस जो एच की वैल्यू जीरो करने पे बी की वैल्यू जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जो एच की वैल्यू चाहिए ना एक्स्ट्रा, मतलब कोर्जिव फोर्स, तो वो पावर लॉस के रूप में होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। देखो केस सेकंड, देखो इन द हिटेटस लूप बी लेग बिहाइंड एच, बी हमेशा इससे लेग करता है और दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप मटेरियल के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिटेटस लूप फॉर हार्ड स्टील। हार्ड स्टील की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो हार्ड स्टील में क्या होता है, देखो हाई रिटेंटिविटी पावर होती है, तो मतलब क्या होगा, हाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, इसकी वैल्यू हाई होगी। और हाई को देखो अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हाई है तो इसको जीरो करने के लिए जो ओडी कोर्जिव फोर्स की वैल्यू चाहिए वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या होगा, इसमें रैपिड रिवर्सल नहीं होगा। जैसे हमने इसको मैग्नेटाइज किया, इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगी, फिर इसको जीरो करने के लिए जीरो करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी रिटेंटिविटी होगी, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा रेसिडुअल फ्लक्स रह जाएगा।
मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगी। तो किस में यूज़ करेंगे इसका, परमानेंट मैग्नेट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाती है इसमें। हाई रिटेंटिविटी पावर होगी, लार्ज कोर्सिव फोर्स होगा। तो दिस मटेरियल आर सुटेड फॉर द परमानेंट मैग्नेट। देखो इसकी एरिया ऑफ हार्ड स्टील लूप क्या है, लार्ज होगा और रैपिड रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, रेसिडुअल फ्लक्स या रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो कोर्सिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो भैया इसको रैपिड रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एलोनिको। इसके बाद हम बात करते हैं हिटेटस लूप, वॉस्ट आयरन और कास्ट स्टील के लिए। देखो कास्ट स्टील के लिए क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो कोई भी अच्छा कंडक्टर कब होता है, इसकी कंडक्टिविटी हाई हो। कोई भी मटेरियल अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल कब होता है, जब उसकी परमेबिलिटी हाई हो। तो देखो वोस्ट आयरन और कास्ट स्टील के केस में क्या होता है, इसमें परमेबिलिटी हाई होती है ना फर्स्ट, और गुड रिटेंटिविटी, मतलब रिटेंटिविटी क्या होती है, मीडियम होती है। ये रिटेंटिविटी क्या होती है, मीडियम होती है। तो दीज मटेरियल आर सुटेबल फॉर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, किसका, कास्ट स्टील का। इसमें क्या होता है, हाई परमेबिलिटी होती है और गुड रिटेंटिविटी होती है, मतलब मीडियम होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन एलॉय के लिए। सिलिकॉन एलॉय के लिए क्या होती है, सबसे पहली चीज़ जो भी परमेबिलिटी है वेरी वेरी हाई होती है, मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है ये। सेकंड, हिटेटस लॉस क्या है, वेरी लो। देखो हिटेटस लॉस का मतलब क्या हो गया, जो भी रेसिडुअल फ्लक्स है, मैग्नेटिज्म है, उसको जीरो करने के लिए कोर्सिव फोर्स स्मॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भैया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ताकि कोर्सिव फोर्स भी बहुत ही स्मॉल हो। तो इसमें क्या होगा, रैपिड रिवर्सल पॉसिबल होगा, क्योंकि थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को उसको जीरो करने के लिए कोर्सिव फोर्स भी बहुत कम चाहिए। तो ऐसे मटेरियल का हम किसके लिए यूज़ करते हैं भैया, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए, कोर और आर्मेचर बनाने के लिए। इसमें रैपिड रिवर्सल पॉसिबल होता है, क्यों, क्योंकि रिटेंटिविटी बहुत ही कम होती है, तो बहुत ही स्मॉल कोर्सिव फोर्स चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिलिकॉन एलॉय और परमिलॉय। चलो दोस्तों, ये बात हुई BH कर्व की।